दोस्तों नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति पूरी दुनिया में टैरिफ लगाकर सबसे ये कह रहे हैं कि आप जिस तरह से अमेरिका में व्यापार करते हैं अब उसको बदलना होगा। अब अमेरिका में सब कुछ फ्री नहीं मिलेगा, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया ने अमेरिका का दोहन किया और स्थिति ये हो गई कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक दौर में है। गंभीरता इतनी ज्यादा है कि अमेरिका पे जो कर्जा है वो उसके जीडीपी से ज्यादा है। अब सवाल इस बात का है कि ऐसी स्थिति में अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की जगह कोई और भी अगर राष्ट्रपति बनता तो क्या वो ऐसे कदम नहीं उठाता। ये बात सही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने एग्रेसिव रोल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या किसी और राष्ट्रपति के हाथ में कुछ और ऑप्शन होते? आज हम इसकी चर्चा करें, आंकड़ों के साथ बात करेंगे। करीब 7-8 स्लाइड्स मैंने आपके लिए बनाई हैं और उसमें मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति कितनी नाजुक दौर से निकल रही है। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप पे बहुत बड़ा दबाव है कि अमेरिका को ढंग से संभाला जाए। इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, डेटा देखिएगा और फिर हम ये चर्चा करेंगे कि क्या भारत इससे कुछ सीख ले सकता है। अंत तक वीडियो देखिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान में हम बात करते हैं फ्री बीज को लेकर। अमेरिका में भी एक तरह से फ्री बीज का चलन है, नाम अलग है, लेकिन वहां पे भी टैक्स का जो पैसा इकट्ठा होता है उसको जनता के बीच में वेलफेयर स्कीम के नाम पे बांटा जाता है और इस लेवल तक बांटा जा रहा है कि अगर उसमें सुधार नहीं किया गया तो जो मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा, हैरान करने वाले आंकड़े। मतलब अमेरिका कैसे बचेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपके सामने कुछ डेटा रख रहा हूं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ रही है कि अमेरिका में जो रेवेन्यू है कलेक्शन की, जो हम बात कर रहे हैं, करीब $70 ट्रिलियन के आसपास है। अगर हम 70 को देखें, 70 रेवेन्यू है अमेरिका का, जो टोटल अगर आप देखें एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग है वो करीब $86.6 ट्रिलियन, जिसमें मैंडेटरी स्पेंडिंग मतलब $54-55 ट्रिलियन तो अमेरिका को करना ही पड़ेगा, इसके अलावा गुजारा नहीं है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग 20 के आसपास है, जिसको आप डेवलपमेंट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं। और जो नेट इंटरेस्ट पेमेंट है वो करीब बैठ जाता है $12 ट्रिलियन। $12 ट्रिलियन का मतलब है, आप समझ लीजिए कि इस समय अमेरिका के ऊपर कितना कर्जा होगा, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई वे में समझने का प्रयास करें तो अमेरिका में इस समय अगर हम देखें तो $34 ट्रिलियन को, अगर जो टोटल लोन है अमेरिका के ऊपर जो उधार है $34 ट्रिलियन, ग्राफिकली ये दिखाया गया है कि अगर हम सिर्फ 100 के डॉलर एक के ऊपर एक रख दें जस्ट कैश वैल्यू में, तो वो करीब 19,000 मील, आप ये समझ लीजिए कि करीब ज्यादा नहीं तो 30-32 हजार किलोमीटर लंबी लाइन लग जाएगी सिर्फ 100 के नोट एक के साथ रखेंगे तो। अगर दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका के हर नागरिक के ऊपर करीब इस समय $1 लाख से ऊपर का कर्जा है। हर अमेरिकन नागरिक $1 लाख के कर्जे में दबा हुआ है। अगर भारत के रुपए में कैलकुलेट करें तो ये करीब बैठ जाता है $90 लाख। मतलब हर अमेरिकन के ऊपर इस समय $90 लाख का कर्जा है। इसके अलावा जो अमेरिका रोज जो खर्चा कर रहा है ब्याज पे, वो है $1.8 बिलियन। मतलब रोज अमेरिका को इतना ब्याज देना पड़ रहा है। अब स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि करीब 15 से 17 हजार करोड़ रुपए अमेरिका रोज ब्याज के रूप में चुका रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी नाजुक है और गंभीर है। अगर इस स्थिति को नहीं सुधारा गया तो क्या होगा? देखिए, डेट की हम बात कर रहे हैं, ये बात आ रही है आज की स्थिति के अंदर। हम बात कर रहे हैं 2025 के आसपास। इस समय करीब करीब आप ये कह सकते हैं कि 100% जो फेडरल डेट है वो जीडीपी के बराबर हो गया है। 97.8 24 में था। इस साल का अगर आप जोड़ देंगे 25 का, तो जितना जीडीपी है अमेरिका का उतना ही उधार है अमेरिका। इसका मतलब पूरा का पूरा देश कर्जे में डूबा हुआ है। अगर इस स्थिति को नहीं सुधारा गया तो 2030 तक ये करीब 118-120 बिलियन डॉलर के 118-120% ऑफ जीडीपी ये उधार अमेरिका के ऊपर हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए दोस्तों कि इसका मतलब अमेरिका में पूरा का पूरा जो काम चल रहा है वो उधार पे चल रहा है।
सब कुछ लायबिलिटीज है, वहां एसेट नहीं है। अब सवाल किस बात का है? अब ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका का जो डेट है, अगर 2020 से लेकर अगर हम 54 तक की बात करें, करीब 35 साल का प्रोजेक्शन है। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा डेट किस पे बढ़ रहा है? इस पूरी स्थिति में अगर हम 24-25 में मान लीजिए आज हम 0% की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे वक्त निकलेगा और अगर स्थिति ऐसी ही रही, यही पॉलिसीज रही अमेरिका की, तो आप समझ लीजिएगा कि जो इंटरेस्ट रेट है अमेरिका का 2% आप ऐड करते जाइए, 354% के आसपास बढ़ोतरी हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट में 288%, जो स्पेंडिंग पॉलिसी है वो 236% आपको बढ़ानी पड़ेगी। और बाकी कुल मिला की स्थिति क्या है कि जो आज आपके पास फेडरल डेट मान लीजिए 100 रुपए है, वो बढ़ के हो जाएगा 350 रुपए। ऐसी स्थिति के अंदर, और ये 35 साल के अंदर 3 से 4 गुना हो जाएगा। अब स्थिति ये है कि क्या अमेरिका में अब इसको उतारने का क्या तरीका है? या तो आप टैक्स बढ़ाइए या खर्चे कम कर दीजिए। जैसा हमने देखा कि जो मैंडेटरी स्पेंडिंग है उसको आप कम कर नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? अगर हम बात करें बजट डेफिसिट की और करंट पॉलिसीज जैसी चल रही हैं, इसका मतलब यह है कि 2025 की जब हम बात कर रहे हैं तो इस समय जो बजट डेफिसिट है वो 1.8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। अब एक तरफ बजट का प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ इसको ओवरकम करने के लिए अमेरिका को रेवेन्यू जनरेट करना है। अब उसका क्या तरीका है, ये बात भी हम समझेंगे। एक स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि अमेरिका में रेवेन्यू जनरेशन कैसे करने का प्लान है। दूसरी तरफ अगर हमने अमेरिका में रेवेन्यू जनरेशन की प्लानिंग नहीं की, प्रेसिडेंट साहब का ये कहना है, तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा। अब उसका एक ही तरीका है कि जो आयात हो रहा है उसको रोका जाए, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाए ताकि जनता को रोजगार मिले और सरकार को टैक्स मिले। वो ही एक तरीका बचता है आर्थिक स्थिति को बचाने का। इसीलिए उनका पूरा प्रयास यही है। और अगर ये नहीं किया गया तो जो बजट डेफिसिट है वो हर साल बढ़ता जाएगा और 2030 के अंदर करीब ये 2.6 ट्रिलियन डॉलर और 34 आते आते 3.6 ट्रिलियन डॉलर। मतलब भारत का जितना आज टोटल जीडीपी है इतना तो वहां पे डेफिसिट हो जाएगा। तो आप समझिए कि आर्थिक स्थितियां कितनी गंभीर हो सकती हैं किसी भी देश के लिए। अब उसमें सबसे ज्यादा क्या है जिसके कारण डेफिसिट बढ़ रहा है? आप यहां पे देखिए कि जो जनरल रेवेन्यू ट्रांसफर टू पे सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर बेनिफिट, ये है वहां का सबसे बड़ा फ्रीबीज। वेलफेयर के नाम पे उन्होंने कहा कि साहब हम जो देते हैं वो करीब 2.1 ट्रिलियन डॉलर का है। अगर हमने इसको मैनेज कर लिया तो बहुत बड़ा बोझा हमारे ऊपर से कम हो जाएगा। इसके अलावा जो टैक्स कट्स हैं, अगर उसको आपने लगातार एक्सटेंड करते गए तो आपका करीब 488 बिलियन डॉलर आपको टैक्स कट के रूप में देना पड़ेगा। इसको भी कैसे रोका जाए या टैक्स जनरेट कैसे किया जाए, सरकार इस पे भी विचार कर रही है। और फिर अदर पॉलिसीज जो दी गई, इंक्लूडिंग पेंडेमिक के समय जो फ्रीबीज उन्होंने दिए, बेनिफिट्स दिए, अगर वो बेनिफिट्स जारी रहे और उनको रोल बैक नहीं किया गया या सुधार नहीं किया गया तो 1 ट्रिलियन डॉलर का खर्चा और आ जाएगा। तो कुल मिला के स्थिति क्या है? अभी जो डेफिसिट है करीब 1 ट्रिलियन डॉलर, वो बढ़ के हो जाएगा 3.6 ट्रिलियन डॉलर। और यही चिंता की बात है अमेरिकन प्रेसिडेंट की कि वो कह रहे हैं नहीं, अब रोजगार अमेरिका में पैदा किए जाएंगे। अब और जो स्थिति आती है, जो बजट प्रोजेक्शन है वो क्या है? आप ये देखिए, जो काली लाइन है ये है एक्चुअली रेवेन्यू। अब देखिए रेवेन्यू और बजट में अभी उतार चढ़ाव चलता रहा। हम 20 की बात कर रहे हैं, 25 की बात कर रहे हैं, तो अचानक ये पेंडेमिक में जो डेफिसिट आया ये उसका असर हमें दिख रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि अमेरिका का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी के खर्चे बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही है और बाकी खर्चे जो है नॉन डिफेंस डिस्क्रिमिनेशन उनको वो कंट्रोल कर लेंगे और जो वॉर और डिफेंस रिलेटेड है उसको वो कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब हम नेटो को और फंडिंग नहीं दे सकते, रशिया के साथ हमको समझौता करना होगा, चाइना का एक खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है। अब उसका चुनौती यही है कि यूरोप अपना बजट से कंट्रीब्यूट करे। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिफेंस पे एक्सपेंडिचर है उसको भी वो कंट्रोल करेंगे, जो नॉन डिस्क्रिशनरी है उसको कंट्रोल करेंगे, और बाकी जो सबसे बड़ा खर्चा है कि इंटरेस्ट रेट कम कैसे हो और सोशल सिक्योरिटी में क्या रिफॉर्म हो, इसको लेकर अमेरिका काफी चिंतित रहेगा। साथ ही साथ
जो प्रोजेक्शंस हैं, प्रोजेक्शंस में भी बहुत सीधी बात है कि देखिए जो प्रोग्राम के कारण डेफिसिट आ रहा है, ये सीधी सी बात है। अगर आप इसको प्रोजेक्शंस में देखते हैं कि 2025 से लेकर 54 अगले 30 साल में अगर आप इसका टोटल देखते हैं तो ये बैठ जाता है करीब $36 ट्रिलियन दोनों को मिला के, मतलब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी अगर आप दोनों को मिला दें तो करीब $124 ट्रिलियन के आसपास अमेरिका को अगले 30 साल में खर्च करना होगा सिर्फ सोशल सिक्योरिटी और मेडिकल केयर को लेकर। सिर्फ दो चीजों में $124 ट्रिलियन। अब उसी पे प्रयास ये है कि जो बाकी बजट है सरप्लस का उसको कैसे मैनेज किया जाए, और वही एक सबसे बड़ी चुनौती है कि जो मेजर खर्चा है वो हमारा जो सोशल वेलफेयर स्कीम है उसमें जा रहा है। अब रेवेन्यू जनरेट कैसे किया जाए इसको भी जरा हम समझ लेते हैं। अब बात चल रही है कि क्या ट्रम्प साहब टैरिफ लगा के रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो $80 बिलियन है ये है कस्टम ड्यूटी का। अगर मान लीजिए अमेरिका इसको डबल भी कर देता है, 3 गुना भी कर देता है, 4 गुना भी कर देता है तो आपको हार्डली कितना मिलेगा, 300 से 400 बिलियन डॉलर रेवेन्यू मिलेगा। अमेरिका का इंटरेस्ट रेवेन्यू में नहीं है, टैरिफ से पैसा कमाने में नहीं है, ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। उनका फोकस क्या है, इंडिविजुअल की इनकम बढ़े ताकि इनकम टैक्स बढ़े, जो सोशल इंश्योरेंस और बाकी जो लोग लेते हैं अपने वेलफेयर के लिए वो खुद खर्चा करें, उससे रेवेन्यू मिलेगा। कॉर्पोरेशन का जो इनकम टैक्स है वो $420 बिलियन है। जब अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा तो यहाँ पे सुधार की उम्मीद है। बाकी एक्साइज ड्यूटी और बाकी जो गिफ्ट टैक्स है वो छोटी अमाउंट है। जो एक्चुअल टैक्सेशन है जिसको आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो बहुत ज्यादा सोर्स नहीं है। अमेरिका का जो रेवेन्यू सोर्स है जिन पे उनका फोकस है वो है इंडिविजुअल इनकम टैक्स विच इज $2.1 ट्रिलियन और कॉर्पोरेट जो $420 बिलियन के आसपास है। इसी को अगर हम बढ़ा दें, कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए, प्रॉफिटेबिलिटी शुरू हो जाए, कंपनियां पूरा टैक्स देने लग जाए, टैक्स हेवन में गायब ना हो जाए, तो मुझे लगता है अमेरिका को लगता है कि स्थिति कंट्रोल में आ सकती है। लेकिन अगर हमने ये नहीं किया, जो असेसमेंट है अमेरिकन सरकार ने अगर ये सुधार नहीं किया, तो जो अभी डेफिसिट है जीडीपी वर्सेस आपका जो डेट टू जीडीपी रेशो जो अभी 99 है, 2024 में जो 99% था, हम इसको 100 मान लेते हैं, ये बढ़ के हो जाएगा 236%। अगर स्थिति नहीं सुधारी गई, एज इट इज चलता रहा, अगर स्थिति सुधार ली तो कहने का मतलब यह है कि डेफिसिट को हम कम कर पाएंगे। ये प्लान है ट्रम्प साहब का। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ रही है कि अब भारत क्या करे, भारत इस पूरे घटनाक्रम से क्या सीखे। और ये बात हमें समझने की है। दो आंकड़े में भारत के लिए आपके सामने रख रहा हूं। एक तो भारत में हम जो बार बार सब्सिडी की बात करते हैं उसमें 4 सब्सिडीज हैं जिसको आप एसेंशियल मान सकते हो, फूड, एजुकेशन, आपका हेल्थ केयर और वाटर एंड सैनिटेशन। इसके अलावा जो भी सब्सिडी दी जा रही है, बिजली की, घर की, स्कूल में स्कूटी देंगे, साइकिल देंगे, मोबाइल देंगे, ये सब पॉलिटिकल फ्रीबीज है। अगर हम सिर्फ जो जरूरत है उस हिसाब से दें तो वो करीब 44% के आसपास है। अगर सेंटर प्लस स्टेट की हम बात करें, हालांकि ये मेजर स्टेट्स हैं, सेंटर है, अगर हम दोनों की बात करें तो करीब 44% है। और जो नॉन मेरिट सब्सिडीज हैं वो करीब 56% है। इसका मतलब ये है कि हम एसेंशियल दें और नॉन एसेंशियल ना दें तो आपकी स्थिति क्या हो जाएगी, करीब आपका 55% जो बजट है वो बच जाएगा। अभी क्या स्थिति है, अभी बहुत गंभीर ये है राज्यों की हालत। अब आप देखिए जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जितना सरकार का रेवेन्यू जनरेट होता है, पंजाब में देखेंगे आप 76% वो है जो सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट में जाता है, इसको आपको देना ही देना है। इसी तरह से आप केरल में देख लीजिए 71% है, हिमाचल में देख लीजिए ऑलमोस्ट 80% है। इसीलिए आप इन स्थितियों को देखेंगे, कर्नाटक की बात कर लीजिए 58% है, बढ़ गया इस बार। कहने का मतलब क्या है कि आप देखेंगे ज्यादातर स्टेट्स, करीब 28 में से जो 28 स्टेट्स का आंकड़ा है, इसमें से 18 स्टेट ऐसे हैं जिनमें जो रेवेन्यू सरकार जनरेट करती है, स्टेट गवर्नमेंट, उसका जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है वो 50% से ज्यादा है। और थोड़ा उसको प्रिसाइज करें तो 53% बैठता है जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जिसमें से 28% सैलरीज में जाता है, 13% पेंशन में और 12% इंटरेस्ट कॉस्ट में।
अब जब आप फ्री बीज दे रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप बाजार से लोन ले रहे हैं, तो क्या होगा? आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता जाएगा। आने वाली सरकारें समस्या में फंसेंगी। इसका मतलब क्या है? भारत के जो राजनीतिज्ञ हैं उनको सोचना होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने देश के लिए इतने कड़े फैसले ले रहे हैं, हम क्या स्थिति में? क्या हम अभी वेस्टेज अफोर्ड कर सकते हैं? हमारे यहाँ इनकम कम है, सरकार को वेलफेयर स्टेट के नाम पे बहुत कुछ देना पड़ता है, पैसा कहाँ से आएगा? एक ही रास्ता बचता है, हम डेट लें, लेकिन डेट की स्थिति हमने देखा अमेरिका में कितनी खतरनाक हो गई। दूसरा तरीका है कि हम टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं। टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के दो ही तरीके, या तो आप टैक्स रेट बढ़ाइए ताकि जो लोग और कंपनियां वो ज़्यादा टैक्स दें। अगर अभी 30% तो आप उसको 40 करेंगे। अगर ऐसा होगा तो आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति ये है कि आपको अपने यहाँ ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिससे इन्वेस्टमेंट आए, इकोनॉमी वाइब्रेंट हो, लोगों को रोजगार मिले। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो टैक्स देंगे, कंपनियां जब चलेंगी, मुनाफा कमाएंगी, तो वो टैक्स देंगी। इसका मतलब ये है कि भारत में आर्थिक सुधार बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से काम चल रहा है, अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी स्थिति भी वही हो जाएगी जिस तरह से ट्रंप साहब परेशान है। इसलिए मैं कह रहा हूं मोदी साहब को अगले ये 4 साल, जो 5 साल बचे हैं उनके थर्ड टेन्योर में, इस पे बड़े आर्थिक फैसले लेने होंगे। अब पॉपुलिज्म का टाइम नहीं है, हमें गवर्नेंस पे फोकस करना होगा, क्योंकि पॉपुलिज्म करते करते 5 साल बाद जब दोबारा चुनाव आएंगे तो देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो सकती है। उस स्थिति के अंदर मोदी साहब क्या जवाब देंगे देश को, ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार को भी कड़े फैसले लेने चाहिए? क्या ऑपोजिशन और जनता सरकार का साथ देगी? आपको क्या लगता है? और अगर जनता साथ नहीं देती या सरकार साथ नहीं देती या अपोजिशन सरकार के साथ नहीं आती, ऐसी स्थिति में सरकार क्या करे? क्या देश को बर्बाद होने दे या पॉलिटिकल कॉस्ट पे कड़े फैसले ले? आज लेंगे तो 4 साल में उसका असर आने को दिखेगा। बीजेपी सरकार या मोदी सरकार को जनता दोबारा समर्थन दे सकती है। लेकिन अगर सुधार में डिले किया और पेन इलेक्शन टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हुआ तो उसका पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी सरकार को तुरंत कड़े और बड़े फैसले लेने होंगे। हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है। आपके क्या विचार हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। इस तरह की महत्वपूर्ण घटनाएं और उनका एनालिसिस मुझे नहीं लगता आपको कहीं और मिलेगा। इसीलिए आप आते रहिए, हम आपके साथ बातचीत जारी रखें। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम।